क्या हाल चाल है? जी, नमस्कार। क्या हाल चाल अ, है आप? बढ़िया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, मज़हब से चलना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना चाहिए। हाँ, नहीं, आपने सिविलाइजेशन से ऊपर मज़हब को रखा है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिविलाइजेशन तो इंसान की बनाई हुई होती है, मजहब खुदा का दिया हुआ होता है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि कोई भी सिविलाइजेशन मज़हब के बिना ग्रो नहीं करी। नहीं मतलब मज़हब, नहीं नहीं है ना? नहीं, देखिए मेरा सवाल सिंपल सा ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके यहाँ इस वक्त सिविलाइजेशन इन हिंदू एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात चल रही है, ठीक है? आप मानते हैं बात चल रही है या नहीं चल रही है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता चल रही है, है चल रही है। कि नहीं? ठीक है। मैं ये कह रहा अब हूँ कि अब मेरा सवाल ये है कि किसी पुरानी चीज को, किसी पुरानी तहजीब को, वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हिंदू हो, रोमन भी हो सकती है, ग्रीक भी हो सकती है, अरब भी हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, उसको रिवाइव क्यों करना है? उसके रिवाइव करने में फायदा क्या है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने ये कहा कि भई सारे जैसे इस्लामिक सिस्टम है, वो सब मज़हब पे चलता है, उसको कल्चर से कोई लेना-देना नहीं होता और वो ग्रो कर रहा है। अभी मैं नीचे बैठा था, उसको आपकी बात सुन रहा था। सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता। कल्चर और सिविलाइजेशन में हमारे कैसर भाई ने भी फर्क किया। कल्चर जो है ना, देखिए, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, उस पर जी, कोई जी, जी। प्राउड फील नहीं करता। जाहिर है कि जब 10 आदमी रहेंगे तो 10 आदमी एक तरह की सोच रखेंगे भी, एक जगह नहीं, रहेंगे, मैं वही कल्चर है। जी, जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सऊदी अरब जितने भी इस्लामिक देश है, क्या उन्होंने मज़हब के नाम पर ग्रो किया है? नहीं, हम ये कह रहे सबने हैं, अपने मज़हब से ना, सबने अपने मज़हब को साइड में रख के ग्रो करा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूं बिल्कुल। कि जितने भी दुनिया के अंदर तरक्कियां हुई हैं, इस्लाम को, इस्लामी ममालिक को, या इस्लाम मुसलमानों को छोड़कर, आप ये देख रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि भाई, आपने सऊदी अरब का नाम ले लिया, कोई एक आध गरीब मुसलमान मुल्क होगा, आप उसका भी नाम ले लेंगे। हमारी शिकायत तो यही है कि ये अपने मजहब पर सही तरीके से चलते नहीं है। लेकिन जो तरक्की का, जो मुसलमानों की तरक्की का दौर है, वो 21st सेंचुरी नहीं है। मुसलमानों की जो तरक्की का दौर है, वो दौर है जिसको क्रिश्चियंस मिडीवल एरा बोलते हैं। मिडीवल एरा जो नहीं, है आप वो, मैं मेरी बात सुन लीजिए। मिडीवल एरा में जो मुसलमानों की तरक्की का दौर है, जहां मुसलमानों ने साइंस के मैदान में, फिलॉसफी के मैदान में, और जनाब मेडिकल साइंस के मैदान में, इंजीनियरिंग के मैदान में तरक्की की है, उस जमाने में मुसलमान अपने मजहब के ऊपर चल रहा था। जब मजहब उसको छोड़ा तो वो कॉलोनियलिज्म का शिकार बन गया। अब कॉलोनियलिज्म खत्म हुए मुस्लिम ममालिक में कितने साल हुए हैं? 10 साल, सॉरी, 50 साल, 70 साल, 80 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो चंद डेकेड्स होते हैं, ये कौमों की जिंदगी में चंद मिनट के बराबर होते हैं। तो आप आज की जो दुनिया है उसको देखकर फैसला ना करें। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? जी फॉर लाइट साहब। मैं फिर जी, मैं आपसे ये वही कह सवाल करूंगा, और नहीं, आपके हाँ, जरिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहूंगा कि आपको तहजीब रिवाइव, अपनी अपनी सिविलाइजेशन रिवाइव क्यों करनी है? आंसर मी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पहले आपकी भी तो बात है ना, आपने ये बोला कि मैं इस चलिए, मैं हमारा थोड़ी देर जो के लिए फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लेता हूं मेरी बात गलत है। मैं आपसे पूछता हूं हाँ, कि यहाँ सही है, क्योंकि देखो आपको जितना अपनी भी सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना है? अब बोलिए। जी, म अब ये कहता हूँ कि हमारी और आप असल में इस्लाम की तरीके से ही सारी सिविलाइजेशन को इस्लाम को छोड़ दीजिए, आपने इस्लाम समझ लीजिए, इस्लाम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जी, जी। इस्लाम, आपको एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना है? क्योंकि इसमें जब से इन्वेडर्स आए हैं, तब से इसमें बहुत ज़्यादा सेंध लगी है, तो इस वजह से इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ही अभी कह रहे थे कि भई हमारा ये वाला दौर बढ़ के नहीं है, इससे 100 साल या 200 साल पहले इस्लाम में ज़्यादा वो था, अभी कहा आपने। ठीक। जी। ओके। तो तो यही मैं कह रहा हूँ कि 400-500 साल पहले हमारे पास भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो हम तो बात नहीं कर रहे हैं कि हम इस्लामी तहजीब को रिवाइव करेंगे, क्योंकि हमारे नजदीक तो मजहब है। तहजीब तो हमारे नजदीक सेकेंडरी, और मजहब हमारा डेड नहीं हुआ। हमारा मसला क्या है मुसलमानों का, कि उन्होंने अपने मजहब के ऊपर अमल करना छोड़ दिया। मजहब जू का तू है, उसी तरह प्रिजर्व्ड है, सिर्फ उस लोगों ने उसके ऊपर चलना छोड़ दिया है। आपके यहां मसला क्या हुआ है
तहजीब में, सिविलाइजेशन में, कि सिविलाइजेशन डेड हो गई, जब भी तो आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। अगर आप रिवाइव करने का मतलब ही ये है कि वो डेड है, आपने उसको मान लिया, वरना रिवाइव नहीं करेंगे। तो सिविलाइजेशन डेड हो गई। सुन लीजिए मेरी बात, सिविलाइजेशन डेड हो गई। जो चीज डेड होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, यानी उसकी खराबियां थी उसमें, जब भी तो लोगों ने उसको मान लिया कि यार इसको छोड़ो, इसमें बड़ी खराबियां हैं। तो जिस चीज को ऑलरेडी ह्यूमैनिटी ये तस्लीम कर चुकी है कि उसमें खराबियां हैं, जिसकी वजह से वो डेड हो गई है, आप उसको रिवाइव क्यों करना चाहते हैं? उसमें ऐसी क्या अच्छाइयां हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें, क्योंकि ये ओपन माइंडेड है, सब लोग इसमें समा जाते हैं। जी, आप धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन की बात कर रहे हैं, या सिविलाइजेशन की? सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बौद्ध भी है, बिल्कुल। यहाँ पे जैन, फिर आप हिंदुइज्म की बात ना करें, जो सनातन धर्म है उसकी बात ना करें। मैं बात कर रहा हूं सिविलाइजेशन की। आप लोग उसमें मिक्स कर देते हैं, ये मिक्स क्यों करते हैं? नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं इसके पार्ट्स बता रहा हूं। मैं इसके पार्ट्स बता रहा हूँ, ये सब पार्ट्स हैं इसके, जैसे बौद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन के पार्ट्स ही थे, मतलब ओपन माइंडेड। अब आपने कहा कि भाई हम अपने उस पर चलते हैं, वो उन्होंने छोड़ दिए। व्हाट यू मीन बाय ओपन माइंडेड? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड से क्या मुराद है आपका? क्या मतलब है ओपन माइंडेड का? मेरा कहने का मतलब है, ओपन माइंडेड का मतलब ये है कि हम सबको, सबकी सोचने की, जो इंडियन कल्चर है ऐसा है कि सबकी सोचने की हर दिशा को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैं यहीं आपको रोकता हूं। पॉइंट नंबर 1, मेरे 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, आपका मतलब यह है कि हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म को इंडियन लैंड पर बर्दाश्त नहीं किया, जबकि बुद्धिज्म की जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है, सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं किया। बुद्धिस्ट का कत्ले आम हुआ, मैसेकर हुआ है एक जमाने में, लाखों को कत्ल किया गया है। और जो इनके जो टेम्पल्स थे उनको आपने हिंदू टेम्पल्स के अंदर कन्वर्ट किया, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने अभी, अगर आपने मेरी स्ट्रीम देखी होगी शुरू से, उसमें जो हिंदू रिवाइवलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियंस दोनों में एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, बीमारी है, और इस बीमारी को खत्म करने का इलाज ये है कि वो अपने रिलीजियस डॉक्ट्रिन को खत्म करके हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज को इख्तियार कर लें। तो भाई टॉलरेंस कहां रहा? मैं बता रहा हूं, टॉलरेंस आप बताए पूरे, अभी टॉलरेंस के सारे में पाकिस्तानी गो चल रहा है अभी, टॉलरेंस की वजह से। मैं कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने 2 पॉइंट्स रखे, आपने कहा जी हम बड़े टॉलरेंस, हमारे यहाँ बड़ा टॉलरेंस की बात बता रहा हूं मैं। एक मैंने हिस्टोरिकल पॉइंट रखा और एक प्रेजेंट जहनियत रखी लोगों की, जो रिवाइवलिस्ट हैं। इसमें तो मुझे कोई टॉलरेंस नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, आप बताएं, अरब में क्यों नहीं कोई और सिविलाइजेशन पनपी, जब यहाँ पे बौद्धिज्म भी पनपा, जैन धर्म भी पनपा। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मैंने मान लिया कि अरबों की सिविलाइजेशन ये सब गलत है, हम तो सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन बात करने, छोड़ दीजिए सबको, मान ले सब गलत जी, मान ले सब तो गलत है। अगर वो बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब मेरी बात सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टॉलरेट ना होते तो ये सिविलाइजेशन पैदा ही ना होती। आप ये देखिए कितनी हुई है, मतलब कितने इसके पार्ट्स बने हैं, ये पैदा कहाँ हो जाते? इनको तो फिर तो उगने ही नहीं दिया जाता। जब आप शुरू से ये मान रहे बुद्धिज्म कैसे होता, जैनिज्म कैसे होता, ये आपका, और मतलब 7-8 हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन है, ये पैदा ही ना होती, जैसे अरब में नहीं हुई। आपको पता है कि इंडिया में जैन कितने % है? क्या जैन? हाँ, कितने % है? जैन पॉइंट वो 0.2% के आसपास है, मतलब 2% के आसपास है। 2% के आसपास है, ठीक है। हाँ, ओके, आपको पता है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अरब वर्ल्ड में कितने % है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अरब वर्ल्ड में क्रिश्चियन नहीं, सुनो, मैं टॉलरेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब आपने ये टॉलरेंट से उठाया, आपने कहा ना कि जैन जो है वो कैसे बाकी रह गए। भाई जैन अक्सरियत में थे, 2% आ गए। क्रिश्चियंस अरब वर्ल्ड में कितने हैं? 2% तो ज्यादा ही हैं, ये तो तय है कि 2% से ज्यादा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामी, यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्कुल मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहा। जी,
अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं था, तो एक भी क्रिश्चियन नहीं रहना चाहिए था। एक बात। पॉइंट नंबर 2, एक भी हिंदू, जैन, बौद्ध नहीं रहना चाहिए था, चूंकि तकरीबन 900 साल मुसलमानों की हुकूमत सब कॉन्टिनेंट पर रही है। लेकिन हो क्या रहा है, आप यानी नॉन मुस्लिम्स इस वक्त मेजोरिटी में है। अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट की, बांग्लादेश से लेकर अब पाकिस्तान तक के, इसको एक मुल्क मान लें और इसकी पॉपुलेशन को एक मान लें, तब भी नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, जबकि हुकूमत 900 साल मुसलमानों की रही। और आप बात कर रहे हैं टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस किसके यहां हुआ? जहां तक उनसे हो पाया उतना उन्होंने करा। फिर मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि आपने कहा 2% यहाँ पे जैन है, आज तक किसी हिंदू ने किसी जैन को मारते हुए आपने देखा है? प्लस जैन अपने देश में, देख मुफ्ती साहब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 2% जैन है हमारे भारत में, लेकिन 2% जैन की एक महीने की इनकम पूरे पाकिस्तान का डेथ एक दिन में सफा कर देगी, इतनी वैल्यू है यहाँ पे जैनियों की। अगर आप जैनी को ले लेंगे पूरे एक रात में कौन सा समाज है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा टॉलरेंस था। मैंने बताया बिल्कुल कितना टॉलरेंस था, मैंने 2 मिसालें दी हैं। दोनों मिसालों का आपने अभी तक के काउंटर अटैक नहीं किया। आप ये देखिए पारसी आए यहाँ पे, पारसी भी यहाँ पे शरण भी, बोधिस्ट को सुन लो, एक मिनट मुझे पूरी बात कह लेने दो। पारसी को यहाँ शरण दी गई, यहाँ पे दलाई लामा लेके आया, जितने भी वो थे बोधिस्ट, चीन ने जो वो करा था उस पर, वो भी यहाँ पे है आज भी धर्मशाला में है। ठीक है, तो आप टॉलरेंट की तो बात ही और आप ये कह रहे हैं अरब में। मेरे भाई, मैंने आपको जो टॉलरेंस है वो बता दिया 2 एग्जांपल से। नंबर 1 बुद्धिस्ट, और नंबर 2 के जो हिंदू रिवाइवलिस्ट आज की तारीख में मुसलमान और क्रिश्चियनों को ये कह रहे हैं कि आप में एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, अपने मजहब को छोड़ो, हिंदू सिविलाइजेशन वैल्यू इख्तियार करो, तभी इस बीमारी का खात्मा होगा। क्या ये टॉलरेंस है? आप ये नहीं, वो जो कह रहे हैं और वो उनका अलग सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं टॉलरेंट की बात कर रहा हूं। आप ये बताइए कितने अरब में कितने क्रिश्चियन आप बोल रहे ज्यादा है, सबको नागरिकता मिली हुई है, वहां नेशनैलिटी सबको दे दी। हम तो खिलाफ टॉलरेंट की बात है, यहाँ पे मिल जाती है। एक मिनट फॉरलाइट भाई, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। फॉरलाइट भाई प्लीज, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। आप बोले कि एक मिनट, आपने बताया कि किसी हिंदू ने कोई जैन को मारा है क्या, कोई बुद्धिस्ट को मारा है क्या। रेफरेंस देता हूं, मैं आपको बुक देता हूं, वो बुक पूरी पढ़ लीजिए आप इत्मीनान से, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ श्री शंकराचार्य। ये इनकी किताब है। किताब में लिखते हैं कि कुमारीला भट्टा एक ब्राह्मण किंग था, कुमारीला भट्टा। उसने पावर में जब आया तो उसने ऑर्डर दिया था सबको कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी आपको बीच में नजर आए बुद्धिस्ट या जैन, उसको पकड़ो और उसका कत्ल करो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे ये कोई हो। अगर आप इसको नहीं मारेंगे तो मैं आपको पनिश करूंगा फिर उसके बाद। तो इस तरह से ये सारी बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन जो है ना, इसको मिटा दिया गया। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये एक आर्टिकल है और आर्टिकल लिखने वाले हैं कोई मुसलमान नहीं है, डॉक्टर बी कार्तिक नवायन। ठीक है, टाइटल देख लीजिए, हाउ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स वर परसिक्यूटेड इन एंशिएंट इंडिया, कि एंशिएंट इंडिया में बुद्धिस्ट और जैनियों पर कैसे जुल्म किया गया। यहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म दैट हैड बीन स्ट्रॉन्ग इन इंडिया इन द 7th century was completely obliterated in a century later, कि बुद्धिज्म जो 7वीं सदी तक इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, 100 साल के अंदर अंदर मुकम्मल उसको खत्म कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। आप किस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं भाई? ये तो आपके लोग ही बोल रहे हैं। जैनी की बात हो रही है, बुद्धिज्म की बात हो रही है, कौन सा टॉलरेंस? देखो इसकी ये जो आर्टिकल है इसकी मैं चेक करूंगा कौन है, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें तो छोटे मोटे, तो आपको पता है यहाँ पे 512 रियासत थी, ये छोटी मोटी बात है कि 100 साल के अंदर अंदर सारे बुद्धिज्म को खत्म कर दिया, छोटी बात है। मतलब सारा कितना बुद्धिज्म था, मौर्य जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म से थे। वो काम करें कि जो जैनीज जो है, जहां किसी इलाकों के अंदर अक्सरियत में हुआ करते थे, वो आज 2% हैं। बुद्धिज्म जो है, जो अक्सरियत में हुआ करता था, आज वो माइनॉरिटी में है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके साथ गड़बड़, ठीक है।
तो पॉइंट मैं दोबारा वापस वहीं आपको लेकर जाता हूं, फॉरगेट अबाउट टॉलरेंस इंटॉलरेंस, वो तो हमें पता है कि आज से चंद सदियों पहले टॉलरेंस दुनिया में नहीं थी, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। बात यह हो रही है कि आप हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव क्यों करना चाहते हैं, उसमें आपका बेनिफिट क्या है, मुझे वो बताइए। तरक्की है, तरक्की, देश की तरक्की। मैंने अभी उसका जवाब दिया कि जिस मुल्क ने भी इस दुनिया में आज की तारीख में तरक्की की है, उसने अपनी सिविलाइजेशन, जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, उससे नाता तोड़ा तो तरक्की की। आप नाता जोड़कर तरक्की कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। अमेरिका ने, यूरोप ने, मैं अभी आपको एक डेटा दे रहा हूँ, एंशियंट सिविलाइजेशन से नाता तोड़कर, नहीं रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, मुफ्ती साहब रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, डाटा दे रहा हूँ आपको प्राइवेट में, आप चेक करो। आज ये कल का ही डाटा है, कल परसों का ही। आप ये तो मानते हैं ना कि यहाँ पे अभी इंडियन सिविलाइजेशन, जी मैं भी कर रहा हूँ जी। सागर भाई इतने ये दें तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, पुष्यमित्र शुंग और मीरू काला के बारे में क्या बोलेंगे ये? मतलब आपको पता है बुद्धिस्ट और हिंदू से बुद्धिस्ट में क्यों हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट जो है इनके हिंदू पंडितों को लाके पीट के कन्वर्ट कराते थे बुद्धिज्म में। उसके जवाब में वो किया था अरे तो आप दोनों नहीं सागर भाई ना, वहाँ दोनों साथ रहते थे, ठीक है। वहाँ पे किसने जलाया ये नहीं बता रहे, किसने जलाया वो? दो बार हिंदुओं ने डिस्ट्रॉय किया था। पुष्य मीरू काला ने किया था, गौताज ने किया था। आप कहो तो मैं रेफरेंस दिखा दूं। एग्जैक्टली मैं कहूं 2 बार हिंदुओं ने बर्बाद कर दिया था, ठीक है। सागर भाई अब ये देखिए, ये इनका डेटा है। एक मुझे ट्वीट इन्होंने भेज दी, पता नहीं किस बंदे की ट्वीट है, कह रहे मैं डेटा दे रहा हूं, ये डेटा है इनका। मतलब कम ऑन। और ये जो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, मोहम्मद इब्ने कासिम जब इंडिया आया था मुफ्ती साहब, बुद्धिस्ट ने मदद की थी उसकी, हिंदुओं को हटाने में, क्योंकि हिंदुओं पे जुल्म करता था वहां का राजा, सिंध का राजा हिंदुओं पे जुल्म करता था, इसीलिए बुद्धिस्ट ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया हटाने के लिए। नहीं, वो मोहम्मद बिन कासिम उस टाइम जानता नहीं था ना, इस्लामिक इन्वेडर्स को जानता नहीं था ना उस टाइम पे। वो नहीं तो आपके हिंदू टॉर्चरर्स को तो जानता था ना। अच्छा मुफ्ती साहब एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये कहते हैं औरंगजेब बड़ा क्रूर इंसान था, मैं जरा दिखाता हूँ कि इनके छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या हरकत की थी। नहीं चले नहीं सागर भाई एक मिनट शिवाजी सुनिए आप लोग कहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ पर ये कंपैरिजन नहीं करने बैठा कि औरंगजेब ग्रेट थे क्या शिवाजी, फॉरगेट मैं उसको मानता ही नहीं कुछ शिवाजी मुफ्ती साहब, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता बंदा, छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, छोड़ दीजिए। पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना था कि इन्होंने डेटा पेश किया था जी ट्विटर से, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें डेटा मैनिपुलेटेड है। इसमें मैनिपुलेशन ये हुआ है कि जो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है ना, वो ये है कि जीडीपी पर कैपिटा को जो है वो रोलिंग क्वार्टरली ग्रोथ से जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो श्रीलंका जो अभी क्राइसिस में है, अगर सेम क्राइटेरिया रखा जाए तो श्रीलंका की भी ग्रोथ जो है वो ज्यादा दिखेगी। नहीं, और दूसरी बात ये कि एक अननोन आदमी की ट्वीट जो वो कुछ भी नहीं मुफ्ती साहब डाटा है, आप गूगल कर लो अभी जस्ट। मतलब कम ऑन, आपको ये मुझे ऐसा, मतलब कोई ऐसा आर्टिकल दिखाएं जो किसी क्रेडिबल वेबसाइट के ऊपर हो तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लें, या किसी की ज़हनियत हम दिखाना चाह रहे हैं तो चलो हम मान लें। दिया है मुफ्ती साहब, इसने कोई सोर्स नहीं दिया है यहाँ पर। चलें ठीक है, फॉर लाइट साहब बहुत आपसे लंबी गुफ्तगू हुई, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया और मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया कि हिंदू सिविलाइजेशन में क्या फायदा है और उसका रिवाइवल क्यों होना चाहिए। मुझे आप उसका, अगर कोई भी आदमी आकर, मैं सबसे कहता हूं मुझे आप समझा दें, मैं आपके साथ दूंगा उसको रिवाइव करने में, मुझे समझा दें, मुझे यकीन हो जाए कि हाँ भाई ठीक है इसमें बड़े फवाइद हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लाइट साहब।